हमारे YouTube चैनल PMCC एजुकेशन पॉइंट 2.0 में आप सभी क्लास 10 के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 लेसन 1 प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का अध्ययन करेंगे। अगर आप लोगों को यह वीडियो समझ में आ जाए तो इस लेसन का नोट्स भी बना लीजिएगा। चलिए हम लोग समझते हैं कि प्रकाश यानी कि लाइट किसे कहते हैं। प्रकाश किसे कहते हैं? एक ऐसा माध्यम जो स्वयं अदृश्य होता है किंतु जिसकी उपस्थिति के कारण मस्तिष्क अन्य वस्तुओं को देखने का अनुभव करता है, उसे प्रकाश कहते हैं। दूसरा है प्रकाश क्या है? तो इसका उत्तर हम बताएंगे, दृष्टि की भौतिक अनुभूति को प्रकाश कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं प्रकाश वह ऊर्जा है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की संवेदना प्राप्त होती है, या हम कह सकते हैं प्रकाश वह ऊर्जा है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की संवेदना प्राप्त होती है। आधुनिक सिद्धांत के अनुसार पर यह स्पष्ट है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो निर्वात में भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की चाल से गमन करती है। या हम इस तरह भी कह सकते हैं प्रकाश वह विद्युत चुंबकीय तरंग है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की संवेदना प्राप्त होती है। 3 नंबर कह रहा है प्रकाश के मुख्य गुण कौन कौन से हैं? तो प्रकाश के मुख्य गुण निम्नलिखित है। पहला है प्रकाश स्वयं अदृश्य है लेकिन जिस वस्तु पर पड़ती है उसे सदृश्य बना देती है। दूसरा है प्रकाश स्रोत से जिस सररेखीय पथ के अनुदिश गति यानी कि गमन या संचरित करती है, उस संरेखीय पथ को प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश किरणों के समूह को किरण पुंज या किरण माला कहते हैं। तीसरा है किसी खास माध्यम में प्रकाश एक संरेखीय पथ के अनुदिश गमन करती है। चौथा हम लिख सकते हैं माध्यम बदलने पर प्रकाश की गमन पथ में परिवर्तन होता है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। पांचवा हम बता सकते हैं प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति करता है। छठवां हम कह सकते हैं प्रकाश 7 अवयवी वर्णों से मिलकर बना होता है, वे अवयवी वर्ण निम्नलिखित है। इसको याद करने का ट्रिक है बैजानीह पिनाला। तो बै मतलब होता है बैगनी, जामुनी, नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल हो जाएगा। प्रत्येक अवयवी वर्ण का तरंग दैर्घ्य एवं आवृत्ति अलग अलग होती है। सातवां हम लोग कह सकते हैं प्रकाश तरंग के वर्ण का निर्धारण आवृत्ति के द्वारा होता है। अतः जब कोई प्रकाश तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो ए नंबर में आवृत्ति नियत रहती है, बी में वर्ण नियत रहता है, सी में चाल बदल जाता है, डी में आयाम या तीव्रता का मान घट जाता है या नियत रहता है। ई नंबर में बता सकते हैं तरंग दैर्घ्य बदल जाता है, यानी कि प्रकाश तरंग के वर्ण का निर्धारण आवृत्ति के द्वारा होता है। या अतः जब कोई प्रकाश तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है? आवृत्ति नियत रहता है, वर्ण नियत रहता है यानी कि रंग नियत रहता है, चाल बदल जाता है, आयाम या तीव्रता का मान घट जाता है, तरंग दैर्घ्य बदल जाता है। देखिए 4 नंबर किरण या प्रकाशीय किरण ऑप्टिकल रे क्या है? तो इसका उत्तर हम बताएंगे प्रकाश जिस रास्ते पर चलकर किसी एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच दूरी तय करता है उस रास्ते को प्रकाशीय किरण कहते हैं। या हम कह सकते हैं प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। देखिए एरो में बताया गया है प्रकाशीय किरण को एक सररेखा द्वारा सूचित किया जाता है जिस पर प्रकाश की गति की दिशा में तीर का चिन्ह बना होता है। हम लोग का देखिए 5वां कह रहा है प्रकाशीय किरण पुंज यानी कि बीम ऑफ ऑप्टिकल लाइट यानी कि क्या है, मतलब किसे कहते हैं? तो प्रकाशीय किरणों के समूह को प्रकाशीय किरण पुंज कहते हैं। इसे किरण पुंज या किरण माला भी कहा जाता है।
इसमें 2 या 2 से अधिक तीर युक्त सररेखाओं द्वारा सूचित किया जाता है, यानी इसे 2 या 2 से अधिक तीर युक्त सररेखाओं द्वारा सूचित किया जाता है। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला समानांतर पुंज, दूसरा है अभिसारी प्रकाश पुंज, तीसरा है अपसारी प्रकाश पुंज। चलिए हम लोग जानते हैं समानांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। जब प्रकाशीय किरणें एक दूसरे से समान दूरी पर रहकर गति करती है तो उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। यानी कि जब प्रकाशीय किरणें एक दूसरे से समान दूरी पर रहकर गति करती है तो इन किरणों के समूह को समानांतर किरण पुंज कहते हैं। हमारा दूसरा है अभिसारी किरण पुंज। जब प्रकाशीय किरणें किसी सूक्ष्म क्षेत्र से निकलकर आगे बढ़ती हुई क्रमशः विस्तृत क्षेत्र की दिशा में फैलती जाती है तो इन किरणों के समूह को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। हम लोग को तीसरा है अपसारी, वो तो हम लोग का हो गया अपसारी किरण पुंज हो गया। अब है अभिसारी, हम लोग को दोनों में दिया गया है अभिसारी, तीसरा में अपसारी है। तो अभिसारी जानते हैं हम लोग किसे कहते हैं। जब कोई प्रकाशीय किरणें किसी विस्तृत क्षेत्र से निकलकर आगे बढ़ती हुई क्रमशः सूक्ष्म क्षेत्र की दिशा में सिकुड़ती जाती है तो इन किरणों के समूह को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। या हम कह सकते हैं जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे उस प्रकाश पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। 6 नंबर कह रहा है प्रकाशीय माध्यम क्या है, यानी इसका उत्तर दे सकते हैं प्रकाश जिस क्षेत्र से होकर गति करता है उस क्षेत्र को प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। प्रकाश का गमन करने की दिशा जो होती है माध्यम पानी भी हो सकता है, हवा भी हो सकता है, जैसे में शीशा, निर्वात। प्रकाशीय माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। पहला सघन माध्यम, दूसरा विरल माध्यम। सघन माध्यम उसे कहते हैं वैसे माध्यम जिसमें प्रकाश की गति में बाधा उत्पन्न करने वाले कारकों का घनत्व तो अधिक होता है, उन्हें प्रकाशीय सघन माध्यम कहते हैं। विरल माध्यम में हम बताएंगे वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की गति में बाधा उत्पन्न करने वाले कारकों का घनत्व तो कम होता है, उन्हें प्रकाशीय विरल माध्यम कहते हैं। प्रकाश का वेग सबसे अधिक हवा या निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। हम लोग जानेंगे पदार्थ क्या है, यानी कि पदार्थ किसे कहते हैं। दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ जो स्थान घेरे तथा जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा, लकड़ी, पानी, शीशा, हवा आदि। इसमें दिया हुआ प्रकाश विज्ञान में पदार्थों को 2 आधारों पर विभाजित किया गया है। पहला है प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर, दूसरा पारदर्शिता के आधार पर। तो प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर पदार्थों को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा गया है। एक है प्रदीप्त या दीप्त या आत्मदीप्त पदार्थ, दूसरा है अप्रदीप्त, अदीप्त, परादीप्त पदार्थ। पहला नंबर हम लोग जानते हैं प्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। वैसे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं, जैसे सूर्य, तारे, दीपक इत्यादि। दूसरा हम लोग का है अप्रदीप्त पदार्थ। वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं बल्कि दीप्त पदार्थों द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की सहायता से दिखाई पड़ते हैं, उन्हें अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे में कह सकते हैं लोहा, लकड़ी, कॉपी, पेन, चंद्रमा। नोट में जान लीजिए चंद्रमा एक अदीप्त पदार्थ है क्योंकि यह प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता बल्कि वह अपने पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देता है। देखिए इसमें अगला है पारदर्शिता के आधार पर। पारदर्शिता के आधार पर पदार्थों को निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है पारदर्शी पदार्थ, दूसरा अपारदर्शी पदार्थ, तीसरा पारभासी पदार्थ। तो हम लोग जानेंगे पारदर्शी पदार्थ वैसे पदार्थ जिन पर पड़ने के बाद प्रकाशीय किरणें आसानी से दूसरी ओर चली जाती है
उन्हें पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे कांच, पानी, हवा, शून्य या निर्वात इत्यादि। या इसको दूसरे तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं, जिन पदार्थों से होकर पूर्ण रूपेण यानी कि आर पार प्रकाश निकल जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। हम लोग का अगला है अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ क्या है? वैसे पदार्थ जिन पर पड़ने के बाद प्रकाशीय किरणें दूसरी ओर नहीं जा पाती उन्हें अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे पत्थर, लोहा, लकड़ी, ईंट आदि। तीसरा हम लोग का है पारभासी पदार्थ। वैसे पदार्थ जिन पर पड़ने के बाद प्रकाशीय किरणों का कुछ भाग दूसरी ओर चला जाता है, जबकि प्रकाश का बहुत बड़ा भाग पदार्थ के द्वारा शोषित कर लिया जाता है यानी कि सोख लिया जाता है। ऐसे पदार्थ को पारभासी पदार्थ कहा जाता है। इसको दूसरे भाषा में भी बोल सकते हैं, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकल जाता है कामा पारभासी पदार्थ कहलाता है, जैसे में तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच इत्यादि। हम लोग अब समझेंगे 8 नंबर में दिया हुआ छाया। छाया किसे कहते हैं? इसको परिभाषित कर सकते हैं, जब प्रकाश के मार्ग में कोई अपारदर्शी पदार्थ आ जाता है तो प्रकाशीय किरणें उसके दूसरी ओर नहीं जा पाती, जिसके कारण पदार्थ के पीछे एक अंधेरे का क्षेत्र बनता है, उसे छाया कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम सीखेंगे आपतित किरण क्या है, अभिलंब क्या है, परावर्तित किरण क्या है, आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है, आपतन बिंदु क्या है, परावर्तक सतह क्या है या स्पर्श का सतह क्या है, एक एक का हम परिभाषित करेंगे। देखते हैं पहला आपतित किरण। देखिए डायग्राम आप लोग देखते रहिए, परिभाषा सुनते रहिए। आपतित किरण किसे कहते हैं? इंसिडेंट रे किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह तक आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ये तो हो गया प्रकाश का आपतन। अब समझते हैं किसे कहते हैं। प्रकाश की किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक आने की क्रिया को प्रकाश का आपतन कहते हैं। देखिए लिखा हुआ है, तीसरा दिया हुआ आपतन बिंदु। डायग्राम भी देखते रहिए। आपतन बिंदु ओ से सूचित किया गया है। इसको परिभाषित कैसे करेंगे? कोई प्रकाशीय किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह के जिस बिंदु पर आपतित होती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। इसको दूसरे शब्दों में कैसे बोल सकते हैं? दर्पण के सतह पर स्थित वह बिंदु जहां आपतित किरणें पड़ती है कमा आपतन बिंदु कहलाता है। देखिए हम लोग का 4 नंबर में अभिलंब दिया हुआ है नॉर्मल। इसको कैसे परिभाषित करेंगे? डायग्राम भी देखते रहिएगा। परावर्तक सतह पर आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु पर सतह के साथ 90 डिग्री इसके साथ 90 डिग्री का कोण बना है। 90 डिग्री का कोण बनाने वाली सरल रेखा को अभिलंब कहते हैं। अगला है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण देखिए यहाँ पर इस तरह निकल रही है। परावर्तित किरण को कैसे परिभाषित करेंगे? जब कोई प्रकाशीय किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह पर पड़ती है तथा पुनः पहले वाले माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश के पुनः पहले माध्यम में लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अथवा हम इस तरह भी बोल सकते हैं, परावर्तक सतह से परावर्तित होने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। या और भी हम कह सकते हैं, वह किरण जो दर्पण के परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाती है कमा परावर्तित किरण कहलाती है। 3 तरीका से हम बोल दिए। अब देखिए दिया हुआ है आपतन कोण। 4 नंबर में आपतन कोण। डायग्राम भी देखिए आपतन कोण का। इसको कैसे परिभाषित करेंगे? आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे I द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ पर देखिए अभिलंब है, आपतित किरण, इसके बीच जो कोण बना है इसी को कहते हैं आपतन कोण। ये परावर्तन कोण। परावर्तित किरण एवं
आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे R द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए ये अभिलंब है, परावर्तित किरण है, बीच जो कोण बन रहा है इसी को परावर्तन कोण कहते हैं। देखिए दर्पण क्या है। दर्पण को हम लोग इसी पाठ में विस्तार से चर्चा करेंगे। थोड़ा सा इसमें जान लेते हैं। दर्पण वह परावर्तक सतह जिस पर आपतित प्रकाश के महत्तम भाग का परावर्तन होता है दर्पण कहलाता है। इसको तारा में देकर लिखेंगे। यदि दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो तो उस दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह खोखले गोले के भाग का बना हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक है अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अब हम लोग जानते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश की किरण जब दर्पण पर पड़ती है तो पुनः स्रोत की तरफ लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक बार और सुनिए। प्रकाश की किरण जब दर्पण पर पड़ती है तो पुनः स्रोत की तरफ लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। याद रखिए प्रकाश का परावर्तन निम्नलिखित दो नियमों के आधार पर कार्य करता है। पहला है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इस डायग्राम में आप लोग देखिए ये आपतन कोण हो गया, ये परावर्तन कोण के बराबर हो जाता है। दूसरा नियम है आपतित किरण। ये देखिए आपतित किरण आ रही है, जो परावर्तित किरण जो जा रही है टकराकर एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल यानी कि एक ही ये पॉइंट एक ही बिंदु पर होते हैं। यह हम जान गए। अगला है परावर्तन के प्रकार। देखिए परावर्तन सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसा सतह हो तो सतह की प्रकृति पर निर्भर होने के कारण परावर्तन दो प्रकार का हो सकता है। पहला एक नियमित परावर्तन रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा अनियमित परावर्तन, इसे विसरित परावर्तन भी कहते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो हम लोग जाने नियमित परावर्तन किसे कहते हैं। जब परावर्तक सतह बहुत चिकनी और चमकीली होती है तब इस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें इससे परावर्तित होकर परावर्तन के नियमों का पालन कर सीधी चली जाती है। इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, परावर्तक सतह बहुत चिकनी होती है और जब इस पर आपतित किरण पड़ती है तो परावर्तन के नियमों का पालन करती है। यानी कि आपतन को परावर्तन कर दूसरा का नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। यानी कि दोनों नियम पालन हो जाएगा तो उसे नियमित परावर्तन कह देंगे। और जो नहीं पालन होगा उसे अनियमित परावर्तन कहेंगे। इसको कैसे परिभाषित करेंगे हम लोग। विसरित परावर्तन यानी कि अनियमित परावर्तन को जब प्रकाश का परावर्तन रुक्ष या खुरदरी सतह को, देखिए टेढ़ा मेढ़ा यहाँ पर दिया हुआ है, ये टेढ़ा मेढ़ा है, इसी को रुक्ष या खुरदरी सतह कहते हैं। जब प्रकाश का परावर्तन रुक्ष या खुरदरी सतह से होता है तब प्रकाश परावर्तन का नियमों का पालन न कर विभिन्न दिशाओं में परावर्तित हो जाता है। इस प्रकार के परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। देखिए यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन इतना कोण से गुजरा है, यहाँ पर आपतन कोण अलग है, परावर्तन कोण अलग हो जा रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपतन कोण अलग है, यहाँ परावर्तन कोण अलग हो जा रहा है। देखिए फिर हम लोग समझेंगे दर्पण। दर्पण क्या है। वह परावर्तक सतह जिस पर आपतित प्रकाश के महत्तम भाग का परावर्तन होता है दर्पण कहलाता है। याद रखिएगा दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर तीन प्रकार का लिखा गया है, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयिक दर्पण, लेकिन एग्जाम में पूछेगा तो मुख्यतः दो प्रकार का होता है। हम सभी का एग्जाम्पल समझेंगे किसको क्या कहेंगे। पहला हम लोग का है समतल दर्पण। समतल दर्पण को परिभाषित करें, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल या बराबर हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। देखिए डायग्राम में यहाँ पर दिया हुआ है समतल दर्पण।
AB से सूचित किया गया है। समतल दर्पण के फोकस एवं वक्रता के अनंत पर होता है, याद रखना। देखिए कि इसमें दिया है पार्श्विक उत्क्रमण। पार्श्विक उत्क्रमण समतल दर्पण में बिंब यानी कि वस्तु के बाईं ओर के भाग को प्रतिबिंब में दाईं ओर तथा दाईं ओर के भाग को बाईं ओर दिखाई देने की घटना को पार्श्विक उत्क्रमण कहते हैं। यानी कि हम लोग ऐनक में देखेंगे बायां हाथ उसमें वस्तु को दिखाएंगे तो ऐनक से हम लोग का दायां भाग दिखेगा, यानी कि बायां भाग दिखाएंगे तो दायां भाग दिखेगा। इसी को हम लोग पार्श्विक उत्क्रमण या पार्श्व प्रतिलोम कहते हैं। हम लोग देखते हैं पुलिस यानी कि वाहन में अक्सर पुलिस देखिए इस तरह का लिखा रहता है, पुलिस जो उल्टा लिखा रहता है, इस तरह लिखा रहता है, तो दूसरे चालक जो है ना इसे सीधा पढ़ेंगे पुलिस। एम्बुलेंस में उल्टा लिखा रहता है, क्यों लिखा रहता है? क्योंकि जब पुलिस एवं एम्बुलेंस वाली गाड़ी पीछे से आती है तब आगे के वाहन के ड्राइवर को यहाँ पुलिस और एम्बुलेंस जो है सीधा दिखाई देता है। अब हम लोग जानेंगे, यहाँ पर दिया है समतल दर्पण के उपयोग। समतल दर्पण के निम्न उपयोग है। पहला है समतल दर्पण का उपयोग हम लोग अपने चेहरे को देखने के लिए करते हैं। दूसरा है उपरिदर्शक पेरिस्कोप को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा है व्यस्त मार्ग पर बहुत अधिक मोड़ वाले स्थान पर इसे लगाया जाता है जिससे चालक दूसरी ओर गाड़ी को देख सके। चौथा है बाल काटने वाले सैलून में दीवालों पर लगे रहते हैं जिससे सिर के पीछे के भागों को हम लोग देख लेते हैं। पांचवा हम बता सकते हैं प्रदर्शनी घर यानी कि शोरूम में यह अन्य दर्पणों के साथ लगा रहता है। समतल दर्पण की प्रकृति। समतल दर्पण की प्रकृति में हम लोग देखेंगे, आरेख देख रहे हैं यहाँ पर, आरेख यहाँ पर बनाया हुआ है, हम लोग देख सकते हैं। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की प्रकृति निम्नलिखित होती है। पहला है प्रतिबिंब आकार में, यानी कि समतल दर्पण में अपना चेहरा देखेंगे या किसी वस्तु को देखेंगे तो उसका प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा बन रहा है। तो प्रतिबिंब आकार में वस्तु के बराबर बनता है, आभासी एवं सीधा होता है। दूसरा हम कह सकते हैं बिंब यानी कि वस्तु दर्पण से जितना आगे होता है प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे होता है। तीसरा हम कह सकते हैं प्रतिबिंब में पार्श्विक उत्क्रमण होता है, यानी कि बायां भाग दिखाएंगे तो दायां भाग दर्पण से दिखेगा, यानी कि उल्टा प्रतीत होता है। चौथा हम लोग कह सकते हैं इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। पांचवा हम लोग बता सकते हैं समतल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर होती है। अब दूसरा एक था दर्पण में समतल दर्पण गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण हम किस तरह परिभाषित कर सकते हैं? वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले के भाग का बना होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण प्रायः कांच के एक टुकड़े को रजतित कर बनाया जाता है जिसका एक भाग परावर्तक सतह का काम करता है। गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है अवतल दर्पण कनकेव मिरर, दूसरा है उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर। तो अवतल दर्पण को हम परिभाषित करेंगे जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसी रहती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं हम लोग, ये इस डायग्राम को हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है क्योंकि इस दर्पण में परावर्तक सतह से परावर्तित सभी किरणें एक बिंदु पर फोकसित होती है। यहाँ पर देख रहे हैं जितना प्रकाश की किरण जा रही है परावर्तित होकर मुख्य फोकस से यानी कि एक बिंदु से होकर गुजर रही है। यहाँ पे याद रखेंगे P को ध्रुव कहा जाता है, F को फोकस दूरी कहा जाता है, C को वक्रता केंद्र कहा जाता है, PC को मुख्य अक्ष कहा जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग जानेंगे। अवतल दर्पण का निम्नलिखित उपयोग है। पहला है अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है क्योंकि वे चेहरे का सीधा बड़ा तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है।
दूसरा हम लोग कह सकते हैं रोगियों के कान, नाक, गले इत्यादि की जांच के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तीसरा हम लोग कह सकते हैं बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है, क्योंकि सूर्य से आने वाली समानांतर किरणों को उन किरणों के साथ आने वाली ऊष्मीय विकिरण को फोकस पर अभिसरित कर देती है। फलस्वरूप ताप बढ़ जाता है और खाना पकाने में सुविधा होती है। चौथा हम कह सकते हैं दंत चिकित्सक दांत को स्पष्ट देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। पांचवा बता सकते हैं अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट में, गाड़ियों के अग्रदीपों में, टॉर्च में, टेबल लैंप इत्यादि में परावर्तक के रूप में किया जाता है। छठवां है प्रदर्शक कक्ष यानी कि शोरूम, विभिन्न आकार के प्रतिबिंब बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सातवां है परावर्तन दूरदर्शी में इसका उपयोग किया जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट उपयोग है, इसको क्लियर कर लीजिएगा। हम लोग का दूसरा है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, पहले हम लोग इसको परिभाषित करें। जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभरी यानी कि उठी रहती है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यहाँ पर देखिए इसका परावर्तक सतह, यहाँ पर देखिए ये उभरी है इधर से परावर्तक सतह, इसी को हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। आकृति याद रखिएगा, या इसको एक दूसरा तरीका से परिभाषित कर सकते हैं वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले के बाहरी भाग का बना होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इसकी फोकस F, कैपिटल F, वक्रता त्रिज्या कैपिटल R या स्मॉल r भी धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, क्योंकि इसके परावर्तक सतह पर सभी आपतित किरणें परावर्तन के बाद विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। यहाँ पर देख रहे हैं परावर्तक सतह पर, ये परावर्तक सतह जितना किरण आ रही है परावर्तन हो रहा है तो विभिन्न दिशाओं में ये फैल जा रहा है इस तरह। इसी कारण इस दर्पण को दूसरे नाम से बोला जाता है अपसारी दर्पण के नाम से। उत्तल दर्पण में वस्तु को कहीं भी रखने पर उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे हमेशा सीधा, आभासी और वस्तु की अपेक्षा छोटा बनता है। यहाँ पर आकृति को देख सकते हैं हम लोग आरेख। अब लोग हम समझेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उत्तल दर्पण का निम्नलिखित उपयोग है। पहला है इसका उपयोग सड़क या गली में स्ट्रीट लाइट में परावर्तक के रूप में किया जाता है। दूसरा है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोटर कार, ट्रक, बस इत्यादि में उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर यानी कि पृष्ठदर्शी दर्पण के रूप में किया जाता है। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा है चूँकि वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है, इसलिए उत्तल दर्पण विस्तृत क्षेत्र बनाता है। तीसरा हम लोग कह सकते हैं प्रदर्शक कक्ष यानी कि शोरूम में छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चौथा हम लोग बोल सकते हैं इसमें खतरनाक कोनों के सुरक्षा सूचक और ऊपरी मंजिला वाली बसों के सुरक्षा के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब देखिए एक और प्रश्न आ जाता है जो कि ये भी इम्पोर्टेंट है। अवतल दर्पण है उत्तल दर्पण में अंतर को भेद भी कहते हैं, विभेद भी कहते हैं। एग्जाम में पूछ देगा अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए अवतल दर्पण में क्या बताएंगे, इसका परावर्तक सतह धंसी रहती है। उत्तल में बताएंगे इसका परावर्तक सतह उभरी रहती है। अवतल में कहेंगे इसका फोकस वास्तविक होता है। उत्तल में बताएंगे इसका फोकस काल्पनिक होता है। अवतल में यह दर्पण वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण करता है। उत्तल दर्पण यह दर्पण केवल काल्पनिक प्रतिबिंब का ही निर्माण करता है। अवतल दर्पण इसके द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा या छोटा या बराबर हो सकता है। उत्तल दर्पण इस दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा बनता है। अवतल दर्पण इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं।
उत्तल दर्पण में इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। देखिए एक परवलयिक दर्पण है। देखिए यहाँ पर छोटा सा इमेज बनाया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर। इसको परिभाषित कैसे करेंगे हम लोग? वह दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं होता है परवलयिक दर्पण कहलाता है। थैंक यू। हम लोग अगले वीडियो यानी कि पार्ट 2 में हम लोग जानेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद, जैसे ध्रुव, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, फोकस क्या है, किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, निम्न को हम लोग परिभाषित करेंगे। और हम लोग जानेंगे प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं।